भारतीय इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है। आज हम लोग ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज का नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें जो भी प्रश्न होंगे कुल 50 प्रश्न हैं और ये यूपीएससी और 66 बीपीएससी के प्रोस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रश्न हैं। इसमें हम लोग स्टेट में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके प्रश्न भी देखेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टेस्ट सीरीज को। तो पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण कार्य और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, या सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के लिए लोगों से परामर्श करते हैं। तो इसका उत्तर है सी। इसका उत्तर है सी। लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। याद रखिएगा, कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है तो लोकतंत्र का इस्तेमाल उसको निर्माण करने के लिए किया जाता है। और एक बात और कि सारी चीज़ें जो हैं जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं और ट्रांसपेरेंसी का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। दो है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या विदनूर की संधि? तो इसका उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। प्रश्न 3, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था? भानुगुप्त, वाग्भट, आर्यभट्ट और वराहमिहिर? तो इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। यानी गुप्त शासन के दौरान एक ऐसे गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी आर्यभट्ट थे। ठीक है। अब है प्रश्न 4, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों यानी दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करता है? मतलब जस्ट लाइक उनके कार्यभार को संभालता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, दिल्ली का उपराज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो उत्तर है ए, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के हेड। अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीयक भित्ति या कीटों के शरीर की भित्ति? इसका उत्तर है कोशिका भित्ति। इसका उत्तर है कोशिका भित्ति यानी ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज इसका मुख्य घटक कौन है? कोशिका भित्ति। प्रश्न 6, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? मतलब अल्कोहलिक खमीरन जो होता है यानी ईस्ट का जो वर्क होता है उसमें फाइनली क्या बाय प्रोडक्ट के रूप में आता है? ठीक है, ध्यान से बताइएगा। पायरुविक एसिड, एल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल या फिर फॉर्मिक एसिड? तो इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। इसका उत्तर है इथाइल अल्कोहल। चलिए प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कॉर्बिक एसिड? तो आपका उत्तर है इंसुलिन। निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। प्रश्न 8, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में इसलिए नहीं रखी जाती क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच के एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से? तो आपका उत्तर है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। प्रश्न 9, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पहले हुई थी? तो इसका उत्तर है ए, 400
यानी 400 मिलियन वर्ष पहले। प्रश्न 10। प्रश्न 10, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? याद रखिएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर मल्टीपल होंगे। किन पेटियों में पाए जाते हैं? ए दूसरा और तीसरा, बी पहला और तीसरा, सी तीसरा और चौथा, और डी पहला और दूसरा। यानी अंध महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। आप अपने ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो आपका उत्तर है ए, यानी 2 और 3, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। ठीक है, यानी 80% ज्वालामुखी जो सक्रिय हैं ये इन्हीं पेटियों के मध्य पाए जाते हैं, ध्यान रहेगा। यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। प्रश्न 11। प्रश्न 11, भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों के कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में कौन सा क्रम सही है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री या राज्यों के राज्यपाल। ये आंसर आपका लंबा है, इसलिए आप इसको खुद से सेलेक्ट करिए। तो आपका सही उत्तर है बी, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त। ध्यान रहेगा, पहले राज्यपाल, फिर मुख्य न्यायाधीश, फिर मुख्यमंत्री, तब चुनाव आयुक्त। प्रश्न 12, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? प्रश्न 12, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो आपका उत्तर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। प्रश्न 13, शक्करों में सबसे मीठी कौन होती है? शक्करों में सबसे मीठी कौन होती है? तो आपका उत्तर है फ्रक्टोज। आपका उत्तर है फ्रक्टोज। प्रश्न 14, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो आपका उत्तर है डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों में सुधार लाना। ये 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पे विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो आपका उत्तर है बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने दक्कन पे विजय प्राप्त की थी। प्रश्न 16, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो जनरली हम लोग सभी जानते हैं। 1 जून, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल 1920, 6 जुलाई 1921। तो आपका सही उत्तर है बी, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो भीषण हत्याकांड हुआ था वहां भीड़ का दमन करने के प्रोसेस में ही हुआ था। प्रश्न 17, साइंस एंड टेक्स्ट है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 15 मई 1964, 18 मई 1974, 11 मई 1989 या 13 मई 1998? ये प्रश्न आपको याद रखना है। 18 मई 1974 आपका ऑप्शन बी है। प्रश्न 18, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? आपका उत्तर है ए, महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का सबसे प्रथम इस्तेमाल महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न 19, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है
तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? प्रश्न एक बार फिर से, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? भारत के महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर किसी को नहीं? तो आपका उत्तर है सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न 20, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संशोधन के अंतर्गत? 30वें, 32वें, 35वें या 42वें? तो आपका उत्तर है सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत। सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न 21, निकोलस कॉपरनिकस किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? निकोलस कॉपरनिकस किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह, ना कि पृथ्वी के चक्कर लगाती है सूर्य सब, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन होता है, तो आपका उत्तर है बी। आपने पहले इसको सुना भी होगा कि यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। प्रश्न 22, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ब्राजील में, चेकोस्लोवाकिया में, जर्मनी में, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में? तो यह है ऑप्शन बी, चेकोस्लोवाकिया में। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? चेकोस्लोवाकिया में। प्रश्न 23, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल? तो आपका उत्तर है डी, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। प्रश्न 24, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? प्रश्न एक बार फिर से, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद कर देना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, खरीफ और रबी फसल के समय सरकार को लगान बराबर देना? आपका उत्तर है बी, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। प्रश्न 25, आकाश नीला होता है क्योंकि? यह आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है? तो आपका उत्तर है बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, मतलब स्कैटर्ड। प्रश्न 26, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, इंग्लैंड? तो आपका उत्तर है पाकिस्तान। शांति उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। प्रश्न 27, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? यानी आधुनिक मनुष्य के जो हाल का पूर्वज है, जावा मनुष्य, क्रोमग्न मनुष्य, नियांडार्थल मनुष्य या पैकिंग मनुष्य? तो आपका उत्तर है बी, क्रोमग्न मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रोमग्न मनुष्य। प्रश्न 28, इंसुलिन किस भाग से प्राप्त होता है? अदरक के प्रकंद से, डलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से या आलू के कंद से? तो आपका उत्तर है बी, डलिया की जड़ों से। डलिया एक फूल है, उसकी जड़ों से इंसुलिन की प्राप्ति होती है। प्रश्न 29,
बिहार के किस स्थान पर पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? बिहार के किस स्थान पर पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? सीतामढ़ी, वैशाली, मुंगेर या कटिहार? याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न बिहार स्पेशल से हैं। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। आपका उत्तर है सी, मुंगेर से। यह मिले हैं मुंगेर से। बिहार के मुंगेर से पुरापाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। प्रश्न 30, शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पटना यानी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? 1541 में, 1556 में, 1558 में या 1559 में? तो आपका उत्तर है ए, 1541 में। शेरशाह सूरी ने पटना को अपनी राजधानी 1541 में बनवाई थी। प्रश्न 31, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में जो घटित हुआ था, के अभियुक्तों में से किसे फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चाकी को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को नहीं? तो आपका उत्तर है खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न 32, मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को 1639 से 43 के बीच कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? मुमताज महल के भाई शाइस्ता खां को 1639 से 43 कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? अवध का, बिहार का, बंगाल का या गुजरात का? तो चूंकि बीपीएससी से रिलेटेड है तो हमारा प्रश्न है बिहार। प्रश्न 33, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, काला सागर में खारापन भूमध्य सागर की अपेक्षा कम है। दूसरा, काला सागर में अपेक्षाकृत नदियों द्वारा जलापूर्ति अधिक है। अब आपको इसमें से कूट चुनना है कि ए तथा बी दोनों सत्य हैं तथा बी यानी कि ये ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ये दोनों सही हैं और बी यानी कि ये बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप अपने कूट चुन लीजिए। आपका उत्तर है ए, यानी ए तथा बी दोनों सत्य है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। प्रश्न 34, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो आपका उत्तर है ए, 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? भूटान, नेपाल, मालदीव तथा श्रीलंका। तो आपका उत्तर है मालदीव। मालदीव एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। प्रश्न 37, यहां पे 2 सूची दी गई है और आपको दोनों सूचियों को सही सही मिलाना है। आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। एक सूची में हमारे प्रदेश हैं और वन दिए हुए हैं, और दूसरी सूची में उनके अंतर्गत आने वाले जितने भी मौसमी अवस्था हैं उनकी बात होगी। आप अच्छे से ऑप्शन को देख लीजिए और कूट को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर देंगे। तो आपका उत्तर है ए, यानी ए मतलब सबसे पहले टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश किसके साथ? तो यहाँ लंबा और अति शीतल जाड़ा एवं ठंडा छोटी गर्मी होती है। ध्यान से समझना है। मॉनसून वन यानी मध्यम शुष्क जाड़ा एवं गर्म आर्द्र गर्मी। फिर है टैगा, तो टैगा अति शीतल जाड़ा एवं गर्म गर्मी। स्टेपी शीतल जाड़ा एवं सामान्य गर्म गर्मी। ठीक है। आप अच्छे से कूट को और उनके प्रश्न के उत्तर को देख लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, चीन के संदर्भ में कौन सही है? यह कुल ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा जल विद्युत से पूरा होता है। डेयरी उद्योग विकसित अवस्था में है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से परिवहन सेवाएं अपर्याप्त है। चीन की कृषि उर्वरक, कीटनाशक एवं उन्नत बीज के मामले में नीतिगत सहायता पर निर्भर है।
आप अपने उत्तर देख लीजिए, नीचे कूट आपके दिए हुए हैं। तो आपका उत्तर है बी, 3 एवं 4, यानी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से परिवहन सेवाएं अपर्याप्त है तथा यह कृषि में उर्वरक, कीटनाशक और उन्नत बीजों के मामले में नीतिगत सहायता पर डिपेंडेंट है। प्रश्न 39, यहाँ दो सूचियाँ दी हुई हैं और यहाँ एक में आप नदी देख रहे हैं और दूसरी तरफ उस पर बने हुए डैम्स। तो हमें दोनों को सही सुमेलित करना है। आप अपने ऑप्शन नीचे देखिए। तो आपका उत्तर है सी। देखिए सबसे पहले यहां देखते हैं, सबसे पहले हमारा है सतलज नदी। तो सतलज नदी भाखड़ा नंबर डैम, दामोदर बोकारो डैम, सोन नदी रिहंद और कावेरी मैटू डैम। प्रश्न 40, इनमें से कौन से राज्य बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं? झारखंड एवं मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा, महाराष्ट्र एवं गोवा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। तो आपका उत्तर है ए, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। यह राज्य बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक हैं। प्रश्न 41, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बताना है कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। जूट के पौधे का प्रथम विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। दूसरा, जूट की सबसे अच्छी फसल अप्रवाहित काली मिट्टी में एवं गर्म और आर्द्र जलवायु में होती है। उत्तर केवल एक, केवल दो, नहीं एक नहीं दो, एक और दो, दोनों। तो आपका उत्तर है ए, केवल एक। जूट के पौधे का प्रथम विकास भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ। प्रश्न 42, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो मैच है वो गलत है। तो आपका उत्तर है डी, गोबी मरुस्थल, ये गर्म मरुस्थल, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 43, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा स्थान कौन है? नॉर्वॉक, बॉस्टॉक, बरखोयांस या यूस्यूर। तो आपका उत्तर है सी, बरखोयांस। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस है। प्रश्न 44, 1 मिलीबार किसके बराबर होता है? 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 मिलीग्राम शक्ति, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम शक्ति, 1 वर्ग मिलीमीटर पर 1 मिलीग्राम शक्ति या 1 वर्ग मीटर पर 1 ग्राम शक्ति। आप अपने ऑप्शन अच्छे से देखकर तब उस पर टिक कीजिएगा। आपका उत्तर है बी, 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम शक्ति 1 मिलीबार के बराबर होता है। प्रश्न 45, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, समुद्री पवन मुख्यतः दिन के समय निम्न स्तर पर बहती है। दूसरा, घाटी पवन जो अवरोही पवन होती है मुख्यतः रात के समय बहती है। आपके कोड नीचे दिए हैं, आप अच्छे से इनको समझिए। आपका उत्तर है केवल एक, यानी समुद्री पवन मुख्यतः दिन के समय निम्न स्तर पर बहती है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन से कारक वायु की दिशा और गति को बदलते हैं? दाब प्रवणता बल या घर्षण बल। आपके कूट हैं केवल दो, एक तथा दो, एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक और दो, दोनों। ये प्रमुख घटक हैं जो वायु की दिशा और गति दोनों को बदलते हैं। प्रश्न 47, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? प्रमुख यामी उत्तर रेखा, प्रथम यामी उत्तर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है प्रमुख यामी उत्तर रेखा। प्रश्न 48,
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो आपका उत्तर है सी, जिला परिषद। निम्न स्तर पर कौन होता है? ग्राम सभा। प्रश्न 49, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? सिलिकॉन, कार्बन, लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है सिलिकॉन। चट्टानों में और खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो सिलिकॉन की। प्रश्न 50, जो कि आखिरी प्रश्न है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, 110 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या 25 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो आपका उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। आई होप कि ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज हम लोग कंटिन्यू करें तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी विषय में हम लोग करंट अफेयर्स बेस्ड भी सेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने विचार अवश्य लिखें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, तब तक धन्यवाद।